चलिए बेटा, लास्ट टर्म पे यूनिट 5 की हमने शुरुआत की थी। दिस इज द जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, और आपका जो चैप्टर 16 है दिस इज द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और आप जानते हैं कि इनहेरिटेंस और वेरिएशन को मिला के हम कहते हैं जेनेटिक्स। लास्ट टर्म पे आपको हमने ये बताया कि जेनेटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ों की पढ़ाई की जाती है, इनहेरिटेंस के बारे में और वेरिएशन के बारे में। और ये बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है। मतलब अगर ये दो बातें आपको आती तो हमने आपसे कहा था कि जेनेटिक्स आप सीख जाएंगे। इनहेरिटेंस का मतलब बहुत ही आसान है, पेरेंट के कैरेक्टर का प्रोजेनी में जाना, और प्रोजेनी का अपने पेरेंट से अलग दिखाई देना वेरिएशन। तो हम आते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी मेंडल पर। अगले दो लेक्चर में हम मेंडल के अलग अलग एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। आप जानते हैं कि मेंडल ने पी प्लांट पर 7 इयर्स तक एक्सपेरिमेंट किया, 1856 टू 1863। अब पी प्लांट पर जो एक्सपेरिमेंट किए गए, कुछ चीजें यहां पर नहीं की गई मेंडल के द्वारा, उन बातों को हम समझेंगे। ये पहली बार था कि बायो में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया गया मैथमेटिक्स का, ये पहली बार था। यानी मेंडल वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायो की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकल लॉजिक का यूज किया। इस लॉजिक का नाम जानते हैं, दिस इज बाइनोमियल थ्योरम। a प्लस बी टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका हम आज यूज करेंगे। तो आज हम मैथमेटिक्स से इनके रिजल्ट को निकाल के दिखाएंगे। तो ये बायो में पहली बार था जब यहां पर यूज किया गया मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। स्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ द मैथ। जैसे जेनेटिक्स एक बायो की ब्रांच है, वैसे स्टैटिक्स एक मैथ की ब्रांच है। तो ये पहली बार था जब बायो की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स का यूज किया गया, पहली चीज। दूसरी बात, मेंडल के जो नियम हैं, इनकी जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता, ये काफी ज्यादा है। आप समझिए कि मेंडल ने ये जो नियम दिए हैं करीब आज से 150 साल पहले, 1865 में इन्होंने अपने नियम दिए, और तब से अगर अब तक काउंट करें तो ये हो चुका है 153 साल। तो 150 साल हो चुके हैं इनके नियमों को। आज भी इनके नियमों को हम पढ़ रहे हैं, मतलब इनके नियम सही हैं, हम उन पर विश्वास कर सकते हैं। तो इनके नियम इतने ज्यादा विश्वसनीय क्यों हैं, ये बात समझते हैं। द ग्रेटर क्रेडिबिलिटी क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता, विश्वास करना। जैसे मैं आपको कहता हूं कि भाई बायोनेट आप पढ़ो, इंस्पेक्शन आप सॉल्व करो, और आप विश्वास करते हैं इस बात पे, है ना। लेकिन इस विश्वास के पीछे एक बड़ा रीजन ये है कि पिछले 6-7 साल की एक एफर्ट है, कोशिश है। तो वैसे इनके जो नियम है उन पे आप विश्वास करते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस पे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे। क्यों? उसका रीजन ये है कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में लार्ज सैंपलिंग साइज लिए। लार्ज सैंपलिंग साइज, इस बात को ऐसे समझते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि अगर थोड़ा सा राजनीति में आपको इंटरेस्ट है तो, और सबका लगभग होता ही है ना, तो आप देखते हैं कि कहीं पर कोई इलेक्शन होता है और इलेक्शन में रिजल्ट आने से पहले एग्जिट पोल आ जाते हैं नहीं चैनल्स पे, और एग्जिट पोल को लेकर खूब लड़ाई झगड़ा भी चैनल्स पे होता, मारपीट आजकल हो जाती है चैनल्स पे, एक दूसरे के विरोधी लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं। आपने डिबेट देखी होंगी आजकल टीवी पे, खूब चलती है ना। न्यूज चैनल कोई खोलेंगे तो 4-6 लोग बैठे होंगे उसमें लड़ाई झगड़ा करने के लिए। तो एग्जिट पोल आपको ये बताता है कि कौन सी पार्टी जीत सकती है, कौन सा कैंडिडेट जीत सकता है। कभी कभी आपने देखा है कि एग्जिट पोल एकदम सही होता है और कभी कभी गलत हो जाते हैं। तो एग्जिट पोल कैसे किया जाता है? जैसे लखनऊ में इलेक्शन हुआ, अब कोई चैनल वाला है, उसने क्या किया, एक जगह पर हो गया और वो 10 लोग थे और उनसे पूछा कि आपने किस पार्टी को वोट दिया, और उसके आधार पे उसने अपना रिजल्ट बना दिया कि भाई लखनऊ से ये जीत जाएंगे क्योंकि 10 में से ज्यादातर लोगों ने इसे वोट दिया है।
अब हो सकता है कि एक जगह पर डेटा लिया गया और जो 10 लोग थे वो ज्यादातर एक ही पार्टी के हों, तो फिर अगर यहां से केवल आपने डेटा कलेक्ट किया तो क्या होगा कि आपका जो रिजल्ट है उतना सही नहीं होगा। अब एक दूसरा चैनल वाला उसने क्या किया, लखनऊ में 10 अलग अलग जगह पर 10-10 लोगों से पूछा, तो उसने 100 लोगों से बात की। अब उसके रिजल्ट के सही होने की संभावना ज्यादा होगी। तीसरा चैनल वाला उसने लखनऊ में 50 अलग अलग जगहों पर 10-10 लोगों से बात की। अब उसने 500 लोगों से बात की, तो उसके रिजल्ट के सही होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। मतलब सैंपल साइज जितना बड़ा होगा आपके रिजल्ट सही होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। फिर इसमें पढ़ते नहीं आप लिस्ट काउंट एरर के बारे में कि जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट होंगे एरर उतना ही कम हो जाएगा। तो वही बात यहाँ है, मेंडल के नियम क्यों सही, उनमें गलतियां क्यों नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए उनके लिए बड़े सैंपल बनाए, और बड़े सैंपल होने की वजह से जो एरर था वो काफी कम हो जाता है, और इसलिए इनके नियम आज भी विश्वसनीय हैं। इन नियमों पे आज भी हम विश्वास कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे शायद आप ध्यान ना देते हो कि मेंडल के नियमों की विश्वसनीयता आज भी बनी हुई है, क्योंकि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे पी प्लांट के ऊपर, उनके लिए बड़े बड़े सैंपल साइज बनाए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किए, उन एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने कुछ कैरेक्टर्स लिए। आप जानते हैं कितने कैरेक्टर? 7 कैरेक्टर्स। तो मेंडल ने 7 इयर्स तक 7 कैरेक्टर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। याद करने के लिए थोड़ा आसान कर लेते हैं। 7 इयर्स 7 कैरेक्टर्स, ठीक है। अब ये 7 कैरेक्टर आप सबको याद होंगे या याद होने चाहिए। मैक्सिमम को ये कैरेक्टर पता होंगे, जिसको नहीं पता वो याद करेगा इसे, ठीक है। और ये टॉपिक क्लास 6 से पढ़ाया जाता है, आपके सिलेबस में साइंस में आ जाता है। तो मैं यहां लिखता हूं कैरेक्टर। 7 कैरेक्टर है, जिसको आएगा वो बोलता चलेगा साथ में, ठीक है। आप बताइएगा स्टेम बेस कितने कैरेक्टर? स्टेम बेस कितने कैरेक्टर? 1। स्टेम हाइट दूसरा कौन सा है? दूसरा स्टेम बेस कौन सा कैरेक्टर? स्टेम बेस दूसरा कैरेक्टर कौन सा है? कोई भी नहीं, एक ही स्टेम बेस कैरेक्टर हाइट। दूसरा कौन बता रहे हो? सीड बेस कितने कैरेक्टर? 2। पहला सीड शेप एंड सीड कलर। सीड शेप एंड सीड कलर। थोड़ा सा आसान हम कर रहे हैं इस बात को कि सीड बेस 2 कैरेक्टर है। फिर आप बताइए पॉड बेस 2 कैरेक्टर। पॉड का मतलब फली, मटर की जो फली होती है ना उसी को पॉड कहा जाता है। तो कोई पॉड तोप नहीं, ये मत समझना कि पॉड क्या आ गया। पॉड फली है, जो आप मटर की फली मार्केट से खरीद के लाते हैं, उसी की बात हो रही है। तो 2 कैरेक्टर है, वन इज पॉड कलर एंड पॉड शेप। पॉड कलर एंड पॉड शेप। फिर आप बताइए फ्लावर बेस कितने कैरेक्टर? 2। एक है फ्लावर कलर एंड फ्लावर पोजीशन। तो पहली चीज तो आप ये देखिए कि स्टेम बेस 1 कैरेक्टर है, सीड बेस 2 कैरेक्टर हैं, पॉड बेस 2 कैरेक्टर है और फ्लावर बेस 2 कैरेक्टर। इससे आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। स्टेम, सीड, पॉड, फ्लावर, ठीक है। इन 4 ऑर्गन के ऊपर 7 कैरेक्टर्स के लिए एक्सपेरिमेंट किए गए। अब स्टेम हाइट की अगर बात करें, ठीक है, स्टेम हाइट क्या हो सकता है? टॉल या ड्वार्फ। सीड का शेप क्या हो सकता है? राउंड या रिंकल। अब इस बात को समझिए, एक कैरेक्टर में 2 चीजें हो सकती हैं। जैसे स्टेम की हाइट की मैंने बात की, तो स्टेम हाइट में 2 चीजें हो सकती। स्टेम या तो लंबा होगा या बौना होगा। लंबा होगा तो टॉल और बौना होगा तो ड्वार्फ।
तो इन दोनों टॉल और ड्वार्फ को आप क्या कहोगे? ट्रेट। ये क्या है? ट्रेट। स्टेम हाइट इज ए कैरेक्टर, ये बात समझिए अच्छे से। स्टेम हाइट इज ए कैरेक्टर, टॉल इज ए ट्रेट, ड्वार्फ इज ए ट्रेट, राउंड इज ए ट्रेट, सीड शेप इज ए कैरेक्टर, येलो इज ए ट्रेट, सीड कलर इज ए कैरेक्टर। मतलब हर एक कैरेक्टर में कितनी ट्रेट हैं? 2। और इन ट्रेट को कहते हैं कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। कंट्रास्टिंग का मतलब विरोधी, अपोजिट। लंबे का अपोजिट बौना, ठीक है। राउंड का अपोजिट रिंकल्ड, झुर्रीदार। तो यहां मैं लिखता हूं कि भाई हर कैरेक्टर में 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स होती हैं। कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। अच्छा, अब इन दोनों ट्रेट में से एक ट्रेट ऐसी होती है जिसे हम कहते हैं डोमिनेंट, और एक होती है रेसेसिव। डोमिनेंट उसे कहते हैं जो हर कंडीशन में एक्सप्रेस हो जाए, और रेसेसिव उसे कहते हैं जो केवल होमोजाइगस फॉर्म में एक्सप्रेस हो। तो अभी होमोजाइगस ज्यादातर लोग जानते ही नहीं होंगे, तो अभी याद कर लेते हैं इस बात को, ठीक है, कि कंट्रास्टिंग ट्रेट कितनी होती है कैरेक्टर में? 2, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव। तो मैं लिख देता हूं यहां पर कि भाई कंट्रास्टिंग ट्रेट में एक डोमिनेंट होगी, वन इज डोमिनेंट एंड सेकेंड इज द रेसेसिव। चलिए देखते हैं जरा। तो मैं स्टेम हाइट से शुरुआत करता हूं। क्या आप जानते हैं स्टेम हाइट में डोमिनेंट कौन है? टॉल, और रेसेसिव कौन है? डॉर्फ। तो टॉल एंड डॉर्फ आर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स फॉर स्टेम हाइट, ठीक है। चलिए सीड शेप की बात करते हैं। सीड शेप में डोमिनेंट इज राउंड एंड रेसेसिव इज रिंकल्ड। रिंकल्ड का मतलब झुर्रीदार। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि रिंकल्ड कैसे हो जाता है, झुर्रीदार कैसे हो जाता है। मटर के कुछ दाने, सीड शेप का मतलब मटर के दाने की बात हो रही। मटर के कुछ दाने गोल होते हैं, राउंड, और कुछ दाने आपने देखे होंगे जो झुर्रीदार ऐसे होते हैं, रिंकल्ड। तो मटर के दाने के अंदर स्टार्च को स्टोर किया जाता है, और स्टार्च आप जानते हैं ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड? ब्रांच होता है, ठीक है। एमाइलोपेक्टिन इसमें है जो ब्रांचिंग होती है उसमें। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जो कुछ सीड है वो राउंड है और कुछ रिंकल्ड है, तो रिंकल्ड कैसे हो गया? रिंकल्ड होने का कारण है एब्सेंस ऑफ ब्रांचिंग एंजाइम। एब्सेंस ऑफ ब्रांचिंग एंजाइम। रिंकल्ड सीड में स्टार्च की ब्रांचिंग कराने वाला एंजाइम नहीं है, और इसलिए ज्यादा स्टार्च नहीं विकसित हो पाया, इसलिए सीड झुर्रीदार हो गया, रिंकल्ड हो गया। और जो राउंड शेप के सीड हैं उनमें ये एंजाइम प्रेजेंट है, और इसलिए वो राउंड हो गए, वहां पर स्टार्च की सिंथेसिस हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि राउंड एंड रिंकल्ड आर द कंट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ सीड शेप। क्लियर है ये बात? तो सीड शेप इज ए, बोलिए, सीड शेप इज ए कैरेक्टर, राउंड इज ए ट्रेट, रिंकल्ड इज ए ट्रेट, राउंड इज ए डोमिनेंट ट्रेट एंड रिंकल्ड इज ए रेसेसिव ट्रेट। ये आपको याद करना पड़ेगा कि कौन डोमिनेंट होता है और कौन रेसेसिव। मैंने भी याद किया, आपको भी याद करना है। अब आते हैं सीड कलर। सीड कलर में डोमिनेंट येलो, इसलिए पीली मटर आप ज्यादा देखते हैं मार्केट में, और रेसेसिव कौन सा है? दिस इज ग्रीन। अच्छा, मटर की फली आप खरीदने जाते हैं, मटर की फली का कलर कैसा है? ग्रीन, यानी पॉड कलर कैसा होता है? डोमिनेंट ग्रीन, और रेसेसिव येलो। अब यहां गलती हो जाती है आपसे। गलती यूं हो जाती है कि आप सीड कलर को खूब पढ़ते हो, और सीड कलर में आप देखते हैं येलो डोमिनेंट है, ग्रीन रेसेसिव, लेकिन पॉड में कहानी उल्टा हो जाती। पॉड जब आप देख रहे हैं तो ये ग्रीन है डोमिनेंट और येलो वाला रेसेसिव है। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो ये गलत हो जाएगा।
पॉड कलर ग्रीन वाला डोमिनेंट है और सीड कलर येलो डोमिनेट करता है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, पॉड के शेप की बात करते हैं। पॉड का शेप डोमिनेंट, इन्फ्लेटेड। एक ही दो आवाजें आ रही, मतलब ज्यादातर को इस बारे में पता नहीं, इन्फ्लेटेड या फुल। एंड रिसेसिव इज कॉन्स्ट्रिक्टेड, सिकुड़ा हुआ, कॉन्स्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड मतलब फूली हुई फली है। मटर की फली जब आप खरीदते हैं तो ज्यादातर फूली होती और कुछ ऐसी हैं जो सिकुड़ी हुई हैं, कॉन्स्ट्रिक्टेड। चलिए फ्लावर कलर की बात करते हैं। डोमिनेंट इज वायलेट, violet, and recessive is white. And flower position, dominant is axial and recessive is terminal. तो एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे, आप आंसर बोलते हुए चलेंगे। स्टेम बेस कितने कैरेक्टर? 1। स्टेम बेस 1 कैरेक्टर। कौन सा? हाइट। सीड बेस 2 characters, pod base 2 characters, flower base 2 characters, color base 3 character। कौन सा? सीड कलर, पॉड कलर, फ्लावर कलर। चौथा कौन सा? मतलब ऐसे मत बोलो, देख लो सामने सब लिखा है। कलर बेस 3 कैरेक्टर। टोटल कलर स्टडीड बाय मेंडल 4। मेंडल ने 4 कलर पे काम किया। कौन सा? येलो, ग्रीन, वायलेट, वाइट। ये जितने क्वेश्चन मैंने बोले सब आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और मैं लिख के नहीं दे रहा आपको, ये आपको समझना पड़ेगा यहाँ से कि कलर बेस 3 कैरेक्टर हैं, टोटल कलर 4 हैं यहाँ पर। अब समझिए, आपके लिए क्वेश्चन है, मेंडल ने कितने साल तक एक्सपेरिमेंट किया? 7 साल तक। कितने कैरेक्टर? 7 कैरेक्टर। कितने ट्रेड? 14, क्योंकि हर कैरेक्टर में 2 ट्रेड हैं। तो मेंडल ने 14 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स लिए, 14 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। अच्छा, अब ये जो कंट्रास्टिंग ट्रेट हैं, दीज आर आल्सो नेम्ड एज ट्रू ब्रीडिंग। ध्यान दीजिए, दीज आर आल्सो नेम्ड एज ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज। ट्रू ब्रीडिंग अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होता है क्या? होमोजाइगस। यस, होमोजाइगस। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब है होमोजाइगस। होमोजाइगस। देखिए, कोई भी प्लांट, कोई भी कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर की अगर मैं बात करता हूं तो ये कितने जीनोटाइप में हो सकता है? कोई भी प्लांट कितने जीनोटाइप में हो सकता है? कितने? 3। जैसे स्टेम हाइट की बात करूं तो स्टेम हाइट में आप या तो ऐसे लिखते हो, कैपिटल टी, कैपिटल टी। क्या हो गया? जीनोटाइप। या आपने लिखा है स्मॉल टी, क्या हो गया? जीनोटाइप। या फिर कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये 3 सिचुएशन है। अच्छा, अब ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी, दीज आर कॉल्ड होमोजाइगस। दीज आर होमोजाइगस, मतलब दोनों लेटर या तो कैपिटल हो या दोनों स्मॉल हो। अगर एक कैपिटल और एक स्मॉल है, दिस इज हेट्रोजाइगस। दिस इज हेट्रोजाइगस। अभी मैं जेनेटिक लेवल पे आपको लेके चलूंगा, अभी मैं सिंपली बता रहा हूं। अच्छा, और ये जो होमोजाइगस हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं? ट्रू ब्रीडिंग। तो जब आप कंट्रास्टिंग ट्रेट की बात करें तो मैंने लिखा टॉल, तो कौन सा टॉल है? कैपिटल टी। डॉर्फ कौन सा है? स्मॉल टी। मैंने लिखा राउंड, कैपिटल आर, रिंकल्ड, स्मॉल आर। डोमिनेंट के लिए हमेशा कैपिटल लेटर का यूज करेंगे और रिसेसिव ट्रेट के लिए स्मॉल लेटर। ये नियम है, ये कन्वेंशन है, परंपरा जो मेंडल ने शुरुआत की और उस परंपरा को हम आज भी यूज करते हैं।
ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो क्लास 6 से आपको पढ़ाई जाती हैं, लेकिन शायद आपने ध्यान नहीं दिया इन चीज़ों पे। और यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके नीट में पूछे जा रहे हैं हर साल। 2-3 क्वेश्चन इतने से सोचिए आप, और फ्री का नंबर मिलता है यहाँ पर मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट में। बस हमें छोटी छोटी बातें समझनी जो हमें समझ में नहीं आती, कि एक कैरेक्टर के लिए 2 ट्रेट होती हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। डोमिनेंट के लिए कैपिटल लेटर लेते हैं और रिसेसिव के लिए स्मॉल लेटर। अगर दोनों लेटर्स सेम है तो होमोजाइगस और डिफरेंट है तो हेटेरोजाइगस। और अगर 14 ट्रेट है तो ये 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज हैं। ट्रू ब्रीडिंग मतलब होमोजाइगस। आप खुद ही देख लीजिए भाई, एक कैरेक्टर में 2 ट्रू ब्रीडिंग हो सकते हैं, 2 होमोजाइगस हों। तो अगर 7 कैरेक्टर हैं तो कितने होमोजाइगस? 14 होमोजाइगस हैं। और इन 14 होमोजाइगस को आप क्या कह रहे हो? ट्रू ब्रीडिंग। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में कितनी ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज को यूज किया? 14। ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज का मतलब होमोजाइगस। तो जितने ट्रेट हैं उतने होमोजाइगस होंगे, क्योंकि हर एक कैरेक्टर में 2 होमोजाइगस होंगे, एक डोमिनेंट वाला और एक रिसेसिव वाला, एक कैपिटल वाला और एक स्मॉल वाला। तो ये बहुत बेसिक बातें मैंने आपको बताई। अब हम एक्सपेरिमेंट की शुरुआत करेंगे। अभी तो एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, कौन सा कैरेक्टर लेंगे, कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आगे मैं आपसे पूछूंगा। तो अगर आपको जेनेटिक्स सीखना है तो पहला काम आज ये करिएगा कि आपको कम से कम कौन सा डोमिनेंट ट्रेट है और कौन सा रिसेसिव, ये जरूर याद हो। और ये 7 कैरेक्टर मैंने थोड़ा सा आसान किया है। स्टेम बेस 1, सीड बेस 2, पॉट बेस 2, फ्लावर बेस 2, कलर बेस 3, टोटल कलर 4। अब एक्सपेरिमेंट की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, और जो तरीका मैं आपको बताऊंगा वो बेसिक होगा। इस तरीके को पूरे जेनेटिक्स में आप यूज करेंगे। और अब जेनेटिक्स में मैं एक लाइन का यूज करूंगा हमेशा। एक क्लास में 10 बार मैं लाइन बोलूंगा कि नियम कभी नहीं बदलेगा। तो जेनेटिक्स के रूल कभी चेंज नहीं होते। जेनेटिक्स में जो नियम है वो हमेशा चलेगा। तो जो नियम मैं आज आपको बताने जा रहा हूं यहाँ पर, ये नियम हमेशा लागू होगा, कोई भी क्रॉस करिए आप, क्योंकि कई तरह के क्रॉसेस मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी नाम मैं कुछ लेता हूँ: मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। हर तरह के क्रॉस का नियम एक जैसा रहेगा। तो इस बात को समझने के लिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप एक्सपेरिमेंट करोगे। कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर आपको करना है तो आपको शुरुआत करनी है कहाँ से? पी से। पी फॉर द पेरेंट। यहां से आप शुरुआत करेंगे, ध्यान दीजिए, मतलब आप शुरुआत करेंगे पेरेंट से। अभी मैं एक कैरेक्टर ले रहा हूं। अभी जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं एक कैरेक्टर के लिए। तो चलिए मैंने कैरेक्टर ले लिया स्टेम हाइट। अब आप जानते हैं कि स्टेम का जो हाइट है इसमें कितनी ट्रेड्स हैं? 2, टॉल एंड डॉर्फ। तो एक पेरेंट टॉल ले लेते हैं और दूसरा पेरेंट डॉर्फ। तो चलिए एक तरफ मैं लिखता हूं टॉल और दूसरी तरफ मैंने लिखा डॉर्फ। ये 2 पेरेंट हो गए। एक को मैं इसमें से मेल मान लूंगा और दूसरे को फीमेल। अब हमेशा ये बात आप ध्यान रखोगे कि जो पेरेंट होंगे वो हमेशा किस फॉर्म में? ट्रू ब्रीडिंग फॉर्म में, होमोजाइगस। तो जो टॉल है कैसा होगा? कैपिटल टी, और डॉर्फ कैसा होगा? स्मॉल टी। हमेशा। चलिए अब मैं आपको बेसिक पे लेके चलता हूं। आप पढ़ते हैं कुछ इस तरीके से, ध्यान दीजिए। मैंने कहा था एक ही नियम है जिसपे मैं पूरी बायोटिक्स सिखाऊंगा, पूरी जेनेटिक्स, और वो नियम है 1 जीन 1 एंजाइम 1 कैरेक्टर। तो मैं यहां कह रहा हूं कि 1 जीन। अच्छा आप मुझे ये बताइए छोटी सी बात कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में कितने कैरेक्टर लिए? 7। ठीक है, 7 पेयर नहीं, 7।
7 कैरेक्टर मेंडल ने लिए अपने एक्सपेरिमेंट में, तो मुझे ये बताइए कि इन 7 कैरेक्टर को कितने जीन कंट्रोल करेंगे? 7, 1 जीन 1 कैरेक्टर। तो अगर 7 कैरेक्टर हैं तो कितने जीन होंगे? 7 जीन। बहुत आसान सी बात है, ज्यादा दिमाग लगाएंगे तब भी दिक्कत है। तो 1 जीन 1 कैरेक्टर, इसका मतलब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में अगर 7 कैरेक्टर लिए तो कितने जीन हैं? 7 जीन। और ये 7 और जीन होते कहां पर? क्रोमोसोम पर। और पी में कितने क्रोमोसोम? हमारे पास कितने क्रोमोसोम? 46। पी के पास 14। नहीं जानते तो जान लीजिए। इन द पी प्लांट 2n is equal to 14। सब लिखा है आपके पास, छापी में। मटर के प्लांट में हर सेल के पास 14 क्रोमोसोम, और इन 14 में से 4 क्रोमोसोम के ऊपर 7 जीन लोकेटेड हैं जिन पे मेंडल ने रिसर्च किया। मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिए। 7 कैरेक्टर के लिए कितने जीन? 7 जीन। और ये 7 जीन इन 14 क्रोमोसोम में से कितने? 4 क्रोमोसोम पर लोकेटेड। ये पूछा गया एग्जाम में। ये 7 जीन जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट के लिए, वो कितने क्रोमोसोम पर? 4। टोटल क्रोमोसोम है 14। मैं इस पे था। अब आपने देखा कि एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। चलिए मैं कैरेक्टर ले लेता हूं। यहां पर क्या लिया मैंने? स्टेम हाइट। मैंने स्टेम हाइट कैरेक्टर ले लिए, उसी पे मैं रिसर्च कर रहा हूं इस समय, ठीक है। और अब जो स्टेम हाइट के लिए जीन है, इस जीन को मैंने लिख लिया, इसका नाम मैंने लिख लिया टी जीन। हिंदी में क्यों लिखा अभी समझ में आ जाएगा आपको। तो नियम बहुत ही आसान है, 1 जीन 1 कैरेक्टर। कैरेक्टर मैंने कौन सा भी ले लिया है? स्टेम हाइट, और इसका जीन है टी जीन। अब जैसा कि आपको बताया गया कि भाई टी जीन किसे कंट्रोल करेगा? स्टेम की हाइट को। और स्टेम हाइट में क्या है? 2 ट्रेट। स्टेम हाइट एक कैरेक्टर है जिसमें 2 ट्रेट हैं। कौन सी? टॉल एंड ड्वार्फ। यस, टॉल एंड ड्वार्फ। ठीक है। अब उसी तरह जो एक जीन होता है, टी जीन है, और इस जीन में 2 एलील्स होंगे। जैसे एक कैरेक्टर में 2 ट्रेट हैं, वैसे एक जीन में 2 एलील। क्योंकि अगर एक कैरेक्टर को एक जीन कंट्रोल करता है तो फिर 2 ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए 2 एलील होंगे। अब जीन का नाम क्या है? टी जीन। तो जो 2 एलील होंगे, मैंने अभी आपको बताया कि भाई ये 2 एलील जो होंगे, एक को आप लिखोगे कैपिटल लेटर से और दूसरे को स्मॉल लेटर से। अब देखिए टी जीन किसे कंट्रोल करता है? स्टेम हाइट को। और स्टेम हाइट में कितने ट्रेट हैं? 2, टॉल एंड ड्वार्फ। टी जीन में कितने एलील? 2। कैपिटल टी किसे कंट्रोल करेगा? टॉल को, और स्मॉल टी ड्वार्फ को। तो नियम क्या निकला? 1 जीन 1 कैरेक्टर, 1 एलील 1 ट्रेट। जैसे कि एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है और एक कैरेक्टर में 2 ट्रेट होती हैं, उसी तरह एक जीन में 2 एलील्स होते हैं, और ये एलील ट्रेट को नियंत्रित करते हैं। यानी आप मुझे ये बता सकते हो कि यहां पर हमने 7 कैरेक्टर को लिया। कितने जीन है? 7। कितने एलील होंगे? 14। क्योंकि जितने कैरेक्टर उतने जीन, और जितने एलील उतने ट्रेट, या जितने ट्रेट उतने एलील। तो एक कैरेक्टर में 2 ट्रेट हैं तो 2 एलील हो गए। अच्छा, अब ये जो एलील हैं ये हमेशा पेयर में होंगे। किसी भी ऑर्गेनिज्म में पेयर में क्यों होंगे? एलील पेयर में क्यों पाया जाएगा? क्यों?
सामने लिखा हुआ है, क्योंकि P इज ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एक जीन के 2 एलील होंगे, हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एक जीन का 1 एलील होगा, ट्रिप्लॉयड में एक जीन के 3 एलील होंगे। हमारी अर्थ पर पाए जाने वाले ज्यादातर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड हैं, हम लोग डिप्लॉयड हैं। प्लांट और एनिमल डिप्लॉयड होते हैं, तो आप भी प्लांट पढ़ रहे हो तो ये डिप्लॉयड नेचर का है। और डिप्लॉयड कहने का मतलब ये है कि इसमें हर एक जीन के 2 कॉपीज होंगी, हर जीन की 2 कॉपी होंगी, जिन्हें आप क्या कहते हो, एलील्स। तो कैपिटल T एंड स्मॉल t आर एलील्स ऑफ ईच अदर। मैं यहां लिखता हूं इस बात को, ठीक है। मैं ये लिख रहा हूं कि कैपिटल T एंड स्मॉल t आर एलील्स ऑफ ईच अदर। एलील को कहते हैं एलिलोमॉर्फ्स, एलील्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के एलील्स हैं। और एलील होते क्या हैं ये भी जान लीजिए। एलील्स आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन। एक ही जीन की थोड़ी सी अलग फॉर्म, मतलब जीन तो एक ही है ना, टी जीन, और इसकी 2 अलग अलग फॉर्म है जिनमें थोड़ा सा अंतर है। लेकिन जीन में अगर थोड़ा सा भी अंतर है तो कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। देखिए इनमें थोड़ा सा अंतर है जिसकी वजह से इनका एक्सप्रेशन बदल गया। कैपिटल टी टॉल को एक्सप्रेस करा था और स्मॉल टी डार्क को, क्योंकि जीन बताता है जीनोटाइप को, और जीनोटाइप अगर चेंज हो गया तो फिनोटाइप चेंज हो जाएगा। अब समझिए, एक जीन है, इसके 2 एलील और 2 एलील हैं, तो यहां पर आप मुझे बताइए कि अगर मैं एलील पेयर बनाऊं तो कितने बनेंगे? एलील पेयर अभी मैंने दिखाया था बना के 3, तो 2 एलील 3 एलील पेयर्स। जल्दबाजी मत करिए, जल्दी बताएंगे तो नोबेल प्राइज में नहीं दूंगा आपको, ठीक है। 3 एलील पेयर्स, ठीक है। देखिए कौन कौन से 3 एलील पेयर में कौन से बना सकता हूं। मुझे इन दोनों का यूज करके जोड़े बनाने, ठीक है। यही दोनों में यूज करूंगा और कितने जोड़े में बना सकता हूं देखिएगा। एक जोड़ा मैं बना सकता हूं कैपिटल टी, क्लियर। एक मैं बना सकता हूं स्मॉल टी, और एक मैं बना सकता हूं कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके अलावा कोई बना सकते हैं? सोच लीजिए, कोई बना सकते हैं? ये नहीं बना सकते? ये बना हुआ है, ये देखिए यही लिखा हुआ है। तो आप कहेंगे ऐसे क्यों नहीं लिखा, ऐसे क्यों नहीं लिखा? हमेशा डोमिनेंट को पहले लिखा जाता है, हमेशा डोमिनेंट एलील को आप पहले लिखोगे और रिसेसिव को बाद में। तो ये गलत तरीका है, आप ऐसे लिखोगे इसे। तो 3 एलील पेयर हो सकते हैं, ठीक है। अब ये जो एलील पेयर्स हैं, these are also named as जीनोटाइप्स। एलील पेयर को आप क्या कहते हो? जीनोटाइप्स। तो कितनी तरह के जीनोटाइप? 3। और जो ट्रेट होते हैं, ध्यान दीजिए, जो ट्रेट हैं these are named as phenotypes। जो चीजें आप देख सकते हैं वो फिनोटाइप है। जैसे मैं जैसा आपको दिखाई दे रहा हूं, ठीक, मेरा जो स्किन का कलर है ये क्या है? फिनोटाइप। एंड दिस स्किन कलर इज ए कैरेक्टर, दिस इज कंट्रोल्ड बाय हाउ मेनी जीन्स? दिस इज कंट्रोल्ड बाय 3 जीन्स। दिस इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो our skin color is controlled by the 3 genes A, B and C। तो ये जो A, B और C जीन है, दिस इज जीनोटाइप, बट आवर स्किन कलर इज फिनोटाइप। मतलब जो चीज आप देख सकते हैं वो है फिनोटाइप, द फिजिकल एक्सप्रेशन।
जो बाहरी दिखावा है किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो फिनोटाइप कहलाता है। आपने आम की पत्ती को देखा, वो ग्रीन कलर है, वो फिनोटाइप है। आप मटर की फली को देख रहे हैं, मटर की फली का कलर है ग्रीन, दिस इज फिनोटाइप। आपने अपने गार्डन में एक सीड को बोया और वो टॉल हो गया प्लांट ग्रो करके, आपने टॉल को क्या कहा? फिनोटाइप। तो क्या फिनोटाइप को देख के जीनोटाइप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो जो चीजें आपको दिखाई नहीं देती वो है जीनोटाइप। आपको कभी एलील नजर नहीं आएगा ना, या तो आपको पढ़ाया जा रहा है इसलिए आप जान रहे हैं। तो फिनोटाइप जो ट्रेट है वो फिनोटाइप है, और जो एलील पेयर है वो जीनोटाइप है। ध्यान दीजिए इस बात पे। अच्छा, अब ये जीनोटाइप दो तरह के, ध्यान दीजिए, जीनोटाइप है दो तरह के। अगर किसी भी जीनोटाइप में कितनी तरह के जीनोटाइप है? 3 जीनोटाइप। कितनी तरह के? 3। ये देखिए, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। 3 ही एलील पेयर बन सकते हैं। अब इन 3 को मैं 2 ग्रुप में कैटेगराइज कर सकता हूं। कैसे? देखिए, अगर दोनों एलील पेयर सेम है, मतलब सेम होने का मतलब दोनों कैपिटल हैं या दोनों स्मॉल हैं, ठीक है, तो इन्हें आप क्या कहोगे? होमोजाइगस। दीज आर होमोजाइगस। और अभी बताया था क्या? ट्रू ब्रीडिंग। होमोजाइगस और ट्रू ब्रीडिंग। और अगर एक लेटर कैपिटल और एक स्मॉल है, दिस इज कॉल्ड हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस और हाइब्रिड, यस, दिस इज नेम्ड एज हाइब्रिड। तो ये सब वर्ड आप सुनते रहते होंगे, हाइब्रिड, वैरायटी, है ना, ट्रू ब्रीडिंग। तो आज से ये जान लीजिए कि जो होमोजाइगस है वो ट्रू ब्रीडिंग है और हेट्रोजाइगस हाइब्रिड होता है। अब हाइब्रिड भी कई तरह के होंगे जो अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। तो ये तो बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है। ये अगर आपको नहीं आता तो आप जेनेटिक्स नहीं सीख सकते, बिल्कुल सीधी सी बात है। और ये 99% को नहीं आता है, इसीलिए जेनेटिक्स कठिन लगती है। मैं आपको बता दूं कि जो जेनेटिक्स है वो सेल से भी आसान है, बस हमें बेसिक पता चल जाए। और बेसिक कितना आसान, सुनिए, नियम क्या है? 1 2 3, 1 2 3, 1 जीन, 2 एलील, 3 एलील पे, बस खत्म। इतना जानना है आपको, ये आपने सीख लिया, आपको जेनेटिक्स आ गई। 1 2 3, 1 जीन, 2 एलील, 3 एलील पेयर्स। ये आप ऐसे कहिए, 1 जीन, 2 एलील्स, 3 जीनोटाइप्स। और ये 3 जीनोटाइप 2 तरह के, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस इज ट्रू ब्रीडिंग एंड हेट्रोजाइगस इज हाइब्रिड। अब समझिए, अगर मैं इधर आ जाऊं तो मैं कहूंगा 1 कैरेक्टर, 2 ट्रेट्स एंड ट्रेट्स आर फिनोटाइप। मतलब मुझे ये बताइए आप कि एक कैरेक्टर के लिए, ध्यान दीजिए, सुनिए, एक कैरेक्टर के लिए कितने जीन? 1 जीन। कितने एलील? 2 एलील। कितने फिनोटाइप? 2 फिनोटाइप। कितने जीनोटाइप? 3 जीनोटाइप। और ये बात आप जान गए, जेनेटिक्स आप सीख जाएंगे पूरी, क्योंकि आधी जेनेटिक्स तो मैंने पिछले टर्म पे आपको सिखाई थी, इनहेरिटेंस और वेरिएशन वर्ड में, और आधी ये। इतना आप जान लीजिए बस, बाकी तो बहुत ही आसान बात है। अब शुरुआत करते हैं। तो मैंने कहा कि जेनेटिक्स में रूल कभी बदलेंगे नहीं, मतलब जो मैं आपको यहां सिखा रहा हूं यही हमेशा चलेगा अगले 2 लेक्चर तक, जब तक हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे। हमने कहा कि पेरेंट हमेशा कैसा लोगे? ट्रू ब्रीडिंग। अब आपको पता चल चुका है कि ट्रू ब्रीडिंग क्या है? होमोजाइगस। ये होमोजाइगस है, तो हमेशा हम पेरेंट कैसे लेंगे? होमोजाइगस फॉर्म में। कभी आप हेट्रोजाइगस वाले को मत लीजिएगा, आप हमेशा होमोजाइगस से शुरुआत करोगे। अब चलते हैं, इन पेरेंट के बीच हमें क्रॉस कराना है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है यहाँ पर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या जरूरी है?
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी क्या है? हाँ, फर्टिलाइजेशन। गैमीट नहीं, फर्टिलाइजेशन। गैमीट क्या इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं बनते? बन सकते हैं। तो गैमीट बनना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सिग्निफाई नहीं करता है। द फर्टिलाइजेशन, जिस रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होगा वो सेक्सुअल नहीं होगा, एसेक्सुअल। और फर्टिलाइजेशन किसके बीच होगा? फर्टिलाइजेशन किसके बीच होगा? गैमीट के बीच, स्पर्म और ओवम के बीच। तो हमें क्या करना है? गैमीट बनाने फर्टिलाइजेशन के लिए। अब गैमीट बनाना हमें सीखना पड़ेगा। मतलब ये दो पेरेंट हैं, एक ये पेरेंट है, इससे गैमीट बनाने हैं, और एक इससे गैमीट बनाना है। गैमीट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको जीनोटाइप चाहिए या फिनोटाइप? जीनोटाइप। फिनोटाइप से कभी आप गैमीट नहीं बना सकते। ठीक है, तो अब चलिए गैमीट बनाना आपको हम सिखाते हैं कि गैमीट कैसे बनाएंगे। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, कोई कॉन्सेप्ट आएगा हम एक्सप्लेन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अब गैमीट, क्या आप जानते हैं कि इसमें कितनी तरह के गैमीट बनेंगे? कितने? एक तरह के। इसमें एक तरह के। कुछ लोग आंसर कर पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं इसमें कितनी तरह के गैमीट? कितने? एक तरह के। ठीक है, जैसे मैंने यहां लिखा कितनी तरह गैमीट, यहां पर दो तरह के। जैसे यहां पर मैंने लिखा कितनी तरह गैमीट? दो तरह के। जैसे मैंने लिखा यहां पर कितनी तरह गैमीट? एक तरह के। तो पहले तो यह बात जानिए कि गैमीट कितने बनेंगे, कैसे बनेंगे तो बात की बात। कितने गैमीट बनेंगे इस बात को मैं समझाता हूं आपको, इसका एक छोटा सा तरीका। और इस बात को समझने के लिए होमो और हेटेरोजाइगस आपको आना चाहिए। ठीक है, नियम ये है, ये नियम नहीं, एक तरीका है, एक निमोनिक है जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं देख के। तरीका ये कि होमोजाइगस के लिए मैं 1 मान लेता हूं और हेटेरोजाइगस के लिए 2। तो आप होमोजाइगस कंडीशन के नीचे 1 लिख लीजिए। ये भी कैसा है? होमोजाइगस ना। होमो हेटेरो पहचान लेंगे ना, दोनों लेटर सेम तो होमो, डिफरेंट तो हेटेरो। बस 1 1 आपने लिखा और मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आ गया? 1। हेटेरोजाइगस के लिए क्या लिखना है? 2। बस 2 बन गए। ये देखिए, ये क्या है? होमोजाइगस। क्या लिखना है? 1। ये क्या है? होमोजाइगस 1। ये क्या है? हेटेरोजाइगस 2। क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन। 1 into 1 into 2 कितना आ गया? 2। ये क्या है? होमोजाइगस। ये क्या है? होमोजाइगस 1 into 1 कितना आ गया? 1। ये तो है टोटल नंबर ऑफ गैमीट। क्या गैमीट, अब आप कोई भी क्वेश्चन देख के बता लोगे एग्जाम में कि कितने गैमीट यहां पर बन सकते हैं। मैं लिखता हूं जैसे इस तरीके से एग्जाम में आपको लिख के दे दिया गया। कितनी तरह गैमीट? कितने? 4। ये क्या है? हेटेरोजाइगस, तो मैं क्या लिखूंगा? 2। ये है होमोजाइगस 1 और ये हेटेरोजाइगस है 2। कितना गया आंसर? 4। और अब अगर नहीं सीख पाएंगे तो कभी जेनेटिक्स नहीं आएगी। ये भी नियम है कि अब नहीं सीख, हाँ ये भी बिल्कुल, मतलब इससे आसान दुनिया में कोई तरीका है भी नहीं जिससे आप इस बात को सीख पाएंगे। इसी को सॉल्व करने के लिए आपको एक एक पेज के क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आप देख के कर सकते हैं। 5 सेकंड का काम है वो आपके लिए, 5 सेकंड। अब होमो हेटेरो नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि होमो हेटेरो को पहचानने का मैंने आसान सा तरीका आपको बता रखा है कि सेम टाइप के लेटर तो होमो और डिफरेंट तो हेटेरो। अब गैमीट कौन हो सकता है ये भी बात समझते हैं। चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मुझे बताएंगे वो गैमीट है या नहीं है। ठीक, ध्यान दीजिए।
जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, ये मैंने आपसे पूछा क्या ये गैमीट है, क्या ये गैमीट है, ये गैमीट है। मैंने ऐसे लिखा, इस तरीके से मैंने पूछा क्या ये गैमीट है, ये गैमीट नहीं है। मैंने लिखा इस तरीके से, पूछा क्या ये गैमीट है, ये गैमीट है। मैंने ऐसे लिखा इस तरीके से और मैंने पूछा ये गैमीट है, ये गैमीट है। तो अब यहां पर अगर कुछ भी मैं इस तरीके से लिखता हूं, ये मैंने लिखा और मैंने पूछा क्या ये गैमीट है, बिल्कुल ये गैमीट है। अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं, मैंने पूछा क्या ये गैमीट है, क्या ये गैमीट है, नहीं है। अब ये बात कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा गैमीट है और कौन सा नहीं है? नियम ये है, एक केवल नियम यहां पर गैमीट के लिए, ध्यान से सुनिएगा। एक गैमीट में एक जीन के दो एलील नहीं हो सकते। क्यों? क्यों नहीं हो सकते? रीजन बताइए मुझे, क्यों नहीं हो सकते? रीजन इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अभी कहां से आ जाएगा? तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में आएगा। अभी तो मैं मोनो हाइब्रिड पढ़ा रहा हूं। और कोई? दिस इज डिसजंक्शन। यस, एक आंसर आ रहा है, डिसजंक्शन। डिसजंक्शन की वजह से मैंने आपको पढ़ाया एनाफेज फर्स्ट, मैंने आपको दिखाया मेंडेलियन फैक्टर कैपिटल टी स्मॉल टी। मैंने कहा कब अलग होते हैं? एनाफेज फर्स्ट में। तो जब ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, अपोजिट पोल पे जाते हैं, फिर दो सेल बन जाते हैं, दोनों अलग अलग हो गए, और फिर इन्हीं दो से चार गैमीट बनते हैं। तो एक गैमीट में कभी दो एलील नहीं हो सकते एक जीन के, एक ही हो सकता है। तो अब देखिए कि कौन सा गैमीट था और कौन सा नहीं था। मैंने कहा ये गैमीट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें एक जीन के दोनों एलील आ गए। ये है क्योंकि इसमें दो जीन के एलील। ये गैमीट है क्योंकि दो अलग अलग जीन है। ये एलील नहीं क्योंकि एक जीन के दो एलील आ गए। देखिए, तो मुझे लगता है कि आप पहचान लोगे ना। अब कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो गैमीट का नंबर आप बता सकते हो और ये भी बता सकते हो कि गैमीट है या नहीं है। बात क्लियर है एकदम? ठीक है। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं और आपसे पूछता हूं क्या ये गैमीट है, बिल्कुल अब आप देख के बता लोगे। मैं ऐसे लिखता हूं इस तरीके से, मैं पूछता हूं क्या ये गैमीट है, नहीं हो सकता। मैं पूछता हूं कि क्या ये गैमीट है, बिल्कुल हो सकता है। मैं ऐसे लिखता हूं कि क्या ये गैमीट है, बिल्कुल हो सकता है। गैमीट ना तो होमोजाइगस होगा और ना ही हेटेरोजाइगस। कोई भी गैमीट देख लीजिए, ये गैमीट है। अब ना तो ये होमोजाइगस है ना हेटेरोजाइगस। होमो या हेटेरो कहने के लिए एक जीन के दो एलील चाहिए कम से कम आपको, तभी तो आप डिफाइन कर पाओगे। तो गैमीट कैन नेवर बी हाइब्रिड, कैन नाइदर बी हाइब्रिड नॉर बी ट्रू ब्रीडिंग। गैमीट ना तो ट्रू ब्रीडिंग हो सकता है और ना ही हाइब्रिड हो सकता है, एकदम अलग ही चीज है। एक गैमीट में एक जीन का केवल एक एलील जाएगा। तो अब क्या मुझे ये बता सकते हैं कि ये जो टॉल है, अब तो पता चल गया होमोजाइगस है, तो कितनी तरह के? एक तरह के गैमीट। कौन सा गैमीट बनाएगा? कैपिटल टी, यस, ये गैमीट। और इससे क्या बनेगा? स्मॉल टी। ये देखिए, अब तो आप जानते हैं क्या होना है। गैमीट बन गया, अब क्या होना है? फ्यूजन। अब गैमीट फ्यूज करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये देखिए, एंड दिस इज नेम्ड एज F1। F1 इज फिलियल वन, इसे कहते हैं फिलियल वन, प्रोजिनी। तो ये पेरेंट है और ये इनका बच्चा बन गया, F1 जनरेशन। ये जाइगोट है और इसी जाइगोट से, जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इसी से ऑर्गेनिज्म बनेगा। अब मुझे आप ये बताइए कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, जीनोटाइप तो आपको दिखाई दे रहा है, इसका फिनोटाइप क्या होगा? ये कैसा होगा? टॉल। जब दो अलग अलग
ट्रेट के एलील प्रेजेंट होंगे। कैपिटल टी किसके लिए है? टॉल के लिए, स्मॉल टी डॉर्फ के लिए। तो टॉल और डॉर्फ दोनों तो कौन एक्सप्रेस करेगा? टॉल। क्यों? डोमिनेंट है भाई। यहां तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं ना, दोनों कैपिटल टी तो टॉल, दोनों स्मॉल टी तो डॉर्फ। यहां से आप कर लोगे है ना, कैपिटल टी होगा तो टॉल, स्मॉल टी होगा डॉर्फ। लेकिन जब दोनों आएंगे तो केवल डोमिनेंट एक्सप्रेस होगा। तो F1 में सारे प्लांट कैसे बनेंगे? टॉल। अगर एक पेरेंट टॉल है और एक डॉर्फ है तो इनके जितने भी बच्चे होंगे वो सब टॉल होंगे, ऑल 100%। देखिए सब टॉल बनेंगे और कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो दिस इज टॉल। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ये जो टॉल है ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस? हेट्रोजाइगस। और हेट्रोजाइगस को क्या कहते हैं? हाइब्रिड। तो ये जो टॉल है दिस इज हाइब्रिड, और ये हाइब्रिड है एक कैरेक्टर के लिए। ध्यान दीजिए, एक कैरेक्टर कौन सा? स्टेम हाइट। दिस इज नेम्ड एज मोनोहाइब्रिड। ध्यान दीजिए, दिस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड। ये मोनोहाइब्रिड है और इसलिए इस क्रॉस का नाम क्या रखा गया? मोनोहाइब्रिड क्रॉस या इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। अभी एक जीन को हम लेके चल रहे हैं, एक जीन, एक कैरेक्टर, दो ट्रेट। तो चूंकि यहां पर मोनोहाइब्रिड बना इसलिए इसे कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो क्या मुझे ये बता सकते ये कौन सा है? ये कौन सा है? डाइहाइब्रिड या मोनोहाइब्रिड? दिस इज डाइहाइब्रिड या मोनोहाइब्रिड? दिस इज होमोजाइगस। ये हाइब्रिड है ही नहीं। कहां हाइब्रिड बताइए? हाइब्रिड किसे कहते हैं? जो हेट्रोजाइगस हो। इसमें कौन हेट्रोजाइगस है? कोई भी नहीं। क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं आप केवल अगर आंसर करने के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर कर नहीं पाएंगे। बताइए कौन सा हाइब्रिड? ये कौन सा हाइब्रिड? मोनोहाइब्रिड। क्योंकि ये देखिए केवल एक ही हेट्रोजाइगस है। दिस इज मोनोहाइब्रिड। क्लियर? अगर मैं इसकी बात करूं दिस इज डाइहाइब्रिड। एक ये है और एक ये, डाइहाइब्रिड। आप समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से अब जैसे मैं ये लिखता हूं यहां पर, ऐसे मैंने लिखा और मैंने पूछा बताइए क्या है? डाइहाइब्रिड। ये क्या है? डाइहाइब्रिड है ना। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि जो ये बताइए मोनोहाइब्रिड। अगर मैं ऐसे लिखता हूं इस तरीके से दिस इज नॉट द हाइब्रिड, दिस इज होमोजाइगस। ये छोटी छोटी बातें अगर आपको नहीं आती तो फिर जेनेटिक्स नहीं आएगा, कभी नहीं और फिर नहीं आएगा। तो गैमीट को पहचानना, कितने गैमीट बनेंगे, कौन सा हाइब्रिड है, कौन सा होमोजाइगस है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। इसलिए मैं बहुत ही आराम से चल रहा हूं। मैं एक एक बात बता रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता है, जीरो। वरना ये मेरे लिए 2 मिनट का काम है। 2 मिनट में पूरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में खत्म कर सकता हूं। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप कुछ नहीं जानते हैं। मैं 1 जीन 1 कैरेक्टर से शुरुआत कर रहा हूं। तो अब यहां पे वापस आ जाइए। जो F1 जनरेशन है ये टॉल है और ये है मोनोहाइब्रिड, ठीक है। और हमने शुरुआत किससे की थी? ट्रू ब्रीडिंग से, होमोजाइगस से। अब क्या करना है मुझे? कोई भी एक्सपेरिमेंट जब मैं कराऊंगा तो F2 तक जाऊंगा। एक और जनरेशन मुझे जाना है आगे। अगली जनरेशन तक जाने के लिए मुझे क्या करानी? सेल्फिंग। अब ये सेल्फिंग क्या है? सेल्फिंग का मतलब है कि जैसा F1 है ऐसा ही एक और लिख लीजिए। बहुत आसान सा तरीका, जैसा है वैसा ही एक और लिखिए यहां पर ऐसे और क्रॉस करा दीजिए। दिस स्टेप इज नेम्ड एज सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब उसी तरह का मतलब हेट्रोजाइगस। मोनोहाइब्रिड का तरह का एक और प्लांट ले लीजिए और दोनों में क्रॉस करा दीजिए। और क्रॉस कराने के लिए पहला काम गैमीट बनाना है। ध्यान दीजिए, जैसे हमने
पेरेंट के गैमीट बनाए वैसे अब F1 के गैमीट बनाएंगे। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इससे कितनी तरह के गैमीट? दो तरह के गैमीट। बताइए कौन सा पहला? कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? बस आपको क्या करना है, एक गैमीट में एक जीन के 2 एलील में से केवल एक जाना है। तो 2 एलील हैं, दोनों को अलग कर दीजिए बस। ये भी वही है। तो कितनी तरह गैमीट? 2 तरह के। कौन सा? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ये देखिए ऐसे मैंने लिख दिया। इसके ये गैमीट हो गए। अब 2-2 तरह के गैमीट बने हैं। जब इन 2-2 गैमीट को फ्यूज कराएंगे तो 4 तरह के 4 प्रोजेनी बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। और इनको बनाने के लिए मैं यूज करूंगा पनेट स्क्वायर। ये देखिए बनाता हूं। दिस इज चेकर बोर्ड, ऑल्सो नेम्ड एज चेकर बोर्ड। और पनेट स्क्वायर साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम रखा गया। रेजिनॉल्ड सी पनेट नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका आविष्कार किया था। अब देखिए कैसे लिखते हैं। जो बच्चे कुछ नहीं जानते हैं, जो पहली बार ये देख रहे हैं, पहली बार इस क्रॉस को पढ़ रहे हैं, वो अच्छे तरीके से इस बात को समझें कि F1 जनरेशन में हमें सेल्फिंग करानी, फ्यूजन कराना, और फ्यूजन कराने के लिए हमें गैमीट चाहिए। तो मैंने गैमीट बना लिए। अब हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो 2-2 तरह के गैमीट बनेंगे। अब एक पेरेंट मेल है और एक पेरेंट फीमेल है, तो ये एग मान लीजिए और ये स्पर्म, ठीक है। इनको आप एग मान लीजिए, फीमेल गैमीट, और इन्हें स्पर्म मान लीजिए। अब इस स्पर्म को अगर इस एग के साथ फ्यूज कराएंगे, ठीक, ध्यान दीजिए, इसका फ्यूजन अगर इससे कराएंगे तो इसका रिजल्ट यहां लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कैपिटल टी। दोनों को उठा के लिख लीजिए, बस हो गया। अब इसका फ्यूजन, ये स्पर्म है, इसका फ्यूजन इससे कराएंगे तो इसका रिजल्ट यहां लिखेंगे। क्या लिखूं? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका फ्यूजन अगर इससे कराऊं तो रिजल्ट यहां आएगा। क्या? कैपिटल टी स्मॉल टी। और इसका अगर फ्यूजन इससे कराएं तो स्मॉल टी। अब क्या आप मुझे ये बता सकते हो, ये मुझे क्या मिला? जीनोटाइप। और क्या जीनोटाइप से आप फिनोटाइप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। ये कैसा है? टॉल। ये कैसा है? टॉल। ये कैसा है? सीक्वेंस याद करके हो क्या? डॉर्फ। दिस इज टॉल। सीक्वेंस रट के क्लास में मत बैठिएगा, क्योंकि मैं हर जगह पर ये चेंज कर दूंगा। तो आप रट्टा मार के मत आइएगा जेनेटिक्स में कम से कम, ठीक है। ये तो अब क्या मुझे आप ये बता सकते हैं कि कितने तरह के फिनोटाइप मिले? 2। कौन से? टॉल एंड ड्वार्फ। और पेरेंट भी क्या थे? 2 तरह के, टॉल एंड ड्वार्फ, ठीक है। अब यहां से मैं कुछ नतीजे निकालूंगा, ठीक है। अच्छा, फिर मुझे क्या आप ये बता सकते हैं कि कितनी तरह के जीनोटाइप हैं? 3। कौन से? पहला कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो मैं कुछ रेशियो आपको दिखाता हूं, ठीक है। एक मैं आपको दिखाता हूं जीनोटिपिक रेशियो। ध्यान दीजिएगा, जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटाइप का रेशियो करने का मतलब है जीनोटाइप 3 तरह के हैं, ठीक है। ये F2 का है। ये F2 जनरेशन में जीनोटाइप का रेशियो इन चारों के बीच। तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कैपिटल टी कितने हैं? 1। तो मैंने यहां लिखा 1। कैपिटल टी स्मॉल टी 2, मैंने यहां 2 लिख दिया। एंड स्मॉल टी 1। यह कितना रेशियो? 1:2:1। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1/4, 1/2, 1/4। 1/4 मतलब 25% कैपिटल टी। 1/2 मतलब 50% कैपिटल टी स्मॉल टी, और 25% स्मॉल टी। यही हमेशा परसेंटेज आएगा। कोई भी कैरेक्टर लीजिए, मैंने तो एक कैरेक्टर आपको सिखाया है। आपके एग्जाम में 7 में से कोई भी कैरेक्टर पूछा जाएगा, हमेशा यही रेशियो आएगा 1:2:1। एक और रेशियो,
दिस इज फिनोटिपिक। फिनोटिपिक रेशियो, अब ध्यान दीजिए, फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटाइप कितनी तरह के? 3, फिनोटाइप 2, कौन से? टॉल एंड ड्वार्फ, टॉल एंड ड्वार्फ। अब बताइए, अब जीनोटाइप मत देखिएगा, फिनोटाइप देखिएगा, कितने टॉल हैं? 3, और ड्वार्फ 1, तो 3:1। फिनोटाइप का रेशियो 3:1 और जीनोटाइप का रेशियो 1:2:1। ये आपको टिप पे याद भी होने चाहिए। ये जो क्रॉस आप पढ़ रहे हैं, कौन सा क्रॉस है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और अब समराइज कर रहा हूं मैं 10 सेकंड वाली कहानी, और ये सबको याद होना चाहिए। इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1, फिनोटिपिक रेशियो 3:1। ये याद रहेगा तो इतना काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो मैंने तरीका सिखा दिया, आपको एग्जाम में करना नहीं है, क्योंकि इसमें 5 मिनट लगेगा और आपके पास होंगे 40 सेकंड। तो 40 सेकंड में आप तभी कर पाएंगे जब चीजें आपको याद होंगी। इतनी बातें मैंने आपको क्यों सिखाई? क्योंकि मुझे बेसिक आपको सिखाने थे कि कैसे आप गैमीट बनाओगे, कैसे हाइब्रिड को पहचानोगे, कितने गैमीट बनाओगे, कैसे आप नतीजे निकालोगे। इसलिए अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, भाई 3 है कितने में से? 4, तो 3/4:1/4, 3/4 मतलब 75% और ये है 25%। तो हर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो डोमिनेंट होगा वो 75% होगा और जो रिसेसिव होगा वो 25%। देखिए 4 बच्चे हैं, 4 में से 3 टॉल हैं और 1 ड्वार्फ है। 25% रिसेसिव है और 75% डोमिनेंट। तो ये रिजल्ट हमें मिले जीनोटाइप और फिनोटाइप के लिए। अब क्वेश्चन यहाँ पर कई सारे हैं, उनको मैं बताता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि अब मैं चलता हूँ अपने टॉपिक पे, इनहेरिटेंस, क्योंकि जेनेटिक्स में हम बात करते हैं इनहेरिटेंस के बारे में। पहली चीज ऑब्जर्व करिए यहाँ पर कि F1 जनरेशन में जब हम टॉल और ड्वार्फ पेरेंट के बीच क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में हमें कितनी ट्रेट दिखाई देती है? 1। कौन सी? टॉल, डोमिनेंट। और F2 में दोनों। अब क्वेश्चन ये है कि F1 जनरेशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ में रहते हैं, लेकिन कभी भी इनमें मिक्सिंग नहीं होती है। एलील कभी भी ब्लेंडिंग नहीं करते हैं। ब्लेंडिंग का मतलब मिक्सिंग, पहली चीज। दूसरी बात, भले ही F1 जनरेशन में हमें केवल एक ट्रेट नजर आती है, लेकिन F2 में हमें दोनों ट्रेट दिखाई देती है। और ये दोनों ट्रेट सेम अपने पेरेंट की तरह, जैसे पेरेंट टॉल और ड्वार्फ है, वैसे F2 में भी हमें टॉल और ड्वार्फ पेरेंट मिलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि पेरेंट के कैरेक्टर F2 तक कैसे गए? कैसे? जीन के द्वारा। जीन्स आर द कैरियर ऑफ द कैरेक्टर्स। 1 जीन 1 कैरेक्टर। तो जीन इन कैरेक्टर को लेके जा रहे हैं, और मेंडल ने अपने शब्दों में नहीं कहा फैक्टर, उसमें जीन था ही नहीं। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट कब दिए? कब? 1865। 1865 में उन्होंने फैक्टर के बारे में बताया, जिन फैक्टर को आज हम कहते हैं जीन्स। ध्यान दीजिए, जीन के बारे में किसने बताया? जोहानसन इन द ईयर 1909 में। यानी मेंडल को जीन का पता ही नहीं था, जीन की खोज ही नहीं हुई थी उस समय तक। उन्होंने तो फैक्टर, उन्होंने इमेजिन किया कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो पेरेंट के कैरेक्टर को बच्चों में ले जाते हैं, और पेरेंट के कैरेक्टर का बच्चों में जाना इनहेरिटेंस। और उन्होंने कहा इनहेरिटेंस का कारण फैक्टर हैं, जिन्हें आज हम जीन कहते हैं। और हर जीन के 2 एलील्स होते हैं, और ये 2 एलील 2 ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। एक जीन एक कैरेक्टर को और एक एलील एक ट्रेट को कंट्रोल करता है।
अरे जीन छोड़िए, उस समय डीएनए के बारे में नहीं पता था। 1865 में डीएनए की डिस्कवरी कब हुई? डीएनए की डिस्कवरी, ये देखिए क्या हाल है, डीएनए की डिस्कवरी नहीं जानते। 1869 में डीएनए की डिस्कवरी हुई। किसने किया? फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर ने 4 साल के बाद, जब मेंडल ने अपने नियम दिए उसके 4 साल के बाद तो डीएनए का पता चला। तो ये कैसे बता पाते जीन के बारे में? आप तो जानते जीन आर मेड अप ऑफ डीएनए, और डीएनए नहीं पता था मेंडल को, तो जीन कैसे बता पाते हो? तो डीएनए की डिस्कवरी 1869 में फ्रेडरिक मिशर के द्वारा की गई, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। और डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल 1953 में दिया गया वाटसन और क्रिक के द्वारा, जो मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं। तो ये बेसिक बात है जो आप नहीं जानते हैं। डीएनए की डिस्कवरी 1869, फ्रेडरिक मिशर। ठीक है, वापस लौटते हैं। तो इन्होंने इनहेरिटेंस का कारण बताया, क्योंकि हम पढ़े मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने इनहेरिटेंस के नियम दिए और इन्होंने इनहेरिटेंस के बारे में बताया कि इनहेरिटेंस का कारण है फैक्टर, एंड नाउ इट इज इन दिनों दीज आर कॉल्ड एज जीन्स। अब इन्हें हम जीन कहते हैं। तो जीन या फैक्टर वो स्ट्रक्चर हैं जो पेरेंट के कैरेक्टर को प्रोजेनी में ले जाते हैं। तो ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, ये अगले 4 पेज में लिख के आपको दिया गया। अब या तो इन बातों को आप यहां समझ लीजिए, वरना 4 पेज तो आप 4 लाइनें तो आपसे याद नहीं होती, 4 पेज तो याद करने से आपका। तो कुछ नियम जो मैंने आपको बताए वो आप ध्यान रखेंगे कि एलील कभी मिक्स नहीं होते हैं, ब्लेंडिंग नहीं होती है। एक गैमीट में एक जीन के 2 एलील में से केवल एक एलील जाता है। एलील गैमीट बनते समय सेग्रीगेट होते हैं, जिन्हें आप कहते हैं डिसजंक्शन। एनाफेज फर्स्ट में गैमीट ना तो होमोजाइगस होता है और ना ही हेट्रोजाइगस होता है। तो ये कुछ रूल जो मैंने आपको बताया सब मैं लिख के आपको दे रहा हूं। अब मैं एक तरफ से पढ़ना शुरू करता हूं, सारी बातें इतने में मैं आपको दिखा दूंगा। जितना 4 पेज पे लिखा हुआ मैं इतने में आपको बता दूंगा कि कहां पर कौन सी बात आपको अप्लाई करनी। बाइनोमियल थ्योरम तो आप सभी जानते हैं ना, a प्लस बी टू द होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। दिस इज नेम्ड एज बाइनोमियल थ्योरम। अब मैं इसको अप्लाई करता हूं मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर। डाइहाइब्रिड पे भी नियम में अप्लाई करूंगा। तो अब देखिए मुझे क्या करना है, a की जो वैल्यू है मैं यहां पर इसको ऐसे लिखता हूं, इसको निकालने के लिए ax प्लस by टू होल स्क्वायर। अब यहां पर इस फॉर्मूले में पहले a और b मैं आपको बताता हूं। a एंड b आर द probabilities। a and b are the probabilities and x and y are the alleles। मतलब मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं, मैंने a की जगह पर ax लिखा हुआ है, ठीक है, और b की जगह पर by लिखा हुआ है, बस मैंने ये किया है। क्योंकि मेरे पास 2 एलील हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, और उनकी प्रोबेबिलिटी मुझे चाहिए F2 तक जाने के लिए। और आप देखिए जब कैपिटल टी स्मॉल टी से आप गैमीट बनाते हैं तो दोनों गैमीट बनने की संभावना कितनी है? 50-50। 50-50 मतलब 1/2। तो कैपिटल टी या स्मॉल टी के किसी भी गैमीट में होने की संभावना 50% है। मतलब ये जो a और b हैं ये क्या है? 1/2। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, प्रोबेबिलिटी अगर आप नहीं समझते तो फिर
ये याद करना पड़ेगा। हेट्रोजाइगस पेरेंट दो तरह के गैमीट बनाता है, ये बात क्लियर है। किसी भी गैमीट के बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50%। एक गैमीट में एक एलील के जाने की संभावना 50%, इसलिए दो तरह के गैमीट बने 50-50 के रेशियो में। इसलिए मैंने प्रोबेबिलिटी कोड क्या लिख लिया? 50, 1/2। और बस एक्स वाई तो आप जान रहे हैं एलील है, एक्स का कैपिटल टी ले लेते हैं और वाई स्मॉल टी। हमेशा डोमिनेंट को पहले लेते हैं। तो चलिए अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं यहां पर। ए की वैल्यू मैंने क्या मान ली? 1/2 मान नहीं ली है। दिस इज 1/2। एक्स का क्या है? कैपिटल टी प्लस बी क्या है? 1/2। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल टी स्क्वायर। अब आप जान रहे हैं कि भाई ये है ए और ये है बी। a प्लस बी टू होल स्क्वायर। चलिए मैं ओपन करता हूं। ए स्क्वायर, ए का मतलब क्या है? 1/2 कैपिटल टी। तो आप 1/2 का स्क्वायर करिए 1/4। टी स्क्वायर नहीं लिखेंगे, एलील कभी स्क्वायर फॉर्म में नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? कैपिटल टी प्लस 2ab। 2a क्या है? a की वैल्यू 1/2 कैपिटल टी, b की वैल्यू 1/2 स्मॉल टी प्लस क्या है? b स्क्वायर। b की वैल्यू ये, इसका स्क्वायर करिए 1/4 स्मॉल टी। और सॉल्व करता हूं मैं इसको। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक। देखिए क्या बचेगा? 1/4 कैपिटल टी प्लस 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस 1/4 स्मॉल टी और आप मिला लीजिए। कैपिटल टी कितना? 1/4। कैपिटल टी स्मॉल टी 1/2। ये देखिए 1/2 एंड स्मॉल टी 1/4। मतलब चाहे आप पनेट स्क्वायर का यूज करिए और चाहे आप मैथमेटिक्स का यूज करिए, नतीजा वही आएगा। तो इसीलिए आज सबसे पहली बात मैंने यही आपको बताई थी कि ये पहली बार था जब बायो की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स का यूज किया गया। मैथमेटिक्स का कौन सा कॉन्सेप्ट? बाइनोमियल थ्योरम। और बाइनोमियल थ्योरम से मैंने क्या निकाला? जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटाइप में नहीं निकालूंगा क्योंकि वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो हमें जीनोटिपिक प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है। जीनोटिपिक प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के दो तरीके मैंने आपको सिखाए। पहला पनेट स्क्वायर एंड सेकेंड इज बाइनोमियल थ्योरम। चलिए 2 क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिएगा जरा, मैं आपको लिख के कुछ बताता हूँ। पहली चीज मैं आपसे ये पूछता हूँ, यहाँ पर मैं आपको लिख के देता हूँ जीनोटाइप। और मैं आपसे पूछूंगा फिनोटाइप, ठीक। चलिए देखते हैं कौन कौन आंसर कर पाता है। मैंने लिखा यहाँ पर कैपिटल टी, दिस इज टॉल। मैंने लिखा कैपिटल टी, स्मॉल टी, दिस इज टॉल। मैंने लिखा स्मॉल टी, दिस इज ड्वार्फ। चलिए अब उल्टा करते हैं इसका। अब की बार मैं फिनोटाइप लिखूंगा और जीनोटाइप देखते हैं कर पाते हैं आप, नहीं कर पाते हैं। मैं लिखता हूं स्मॉल टी, नहीं, अब मैं फिनोटाइप लिखूंगा ना, तो मैं लिखता हूं यहां पर ड्वार्फ, स्मॉल टी। अब मैं लिखता हूं टॉल, दिस इज। बता सकते हैं या नहीं? नहीं बता सकते।
अगर आपके गार्डन में कोई टॉल प्लांट है मटर का, तो आप उसे देख के नहीं कह सकते कि ये कैपिटल टी है, कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि टॉल प्लांट में दो तरह के जीनोटाइप। डॉर्फ में कोई कंफ्यूजन नहीं। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या फिनोटाइप देख के आप जीनोटाइप बता सकते हैं? बता भी सकते हैं और नहीं भी बता सकते हैं। अगर कब बता सकते हैं? जब ट्रेट रिसेसिव हो, और अगर डोमिनेंट ट्रेट है तो नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ये दो तरह का हो सकता है, कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, और आप देख के नहीं पता लगा सकते। तो कैसे बताएंगे? टेस्ट क्रॉस से पता लगा पाएंगे। तो जीनोटाइप अगर आपको बताया जाए तो फिनोटाइप बताने में कोई दिक्कत नहीं। ये बात एकदम क्लियर है। अगर रिसेसिव पेरेंट है तो उसका जीनोटाइप आप बता सकते हैं, लेकिन अगर डोमिनेंट पेरेंट है तो उसका जीनोटाइप आप नहीं बता सकते। ये कैलकुलेट करना होगा। कैसे? टेस्ट क्रॉस के द्वारा। अब एक टेस्ट क्रॉस क्या है इसे समझते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं, ध्यान देंगे थोड़ा सा इस बात पे। यहां पर मैं क्या करूंगा कि जो F1 है, जैसे F1 में मुझे टॉल प्लांट मिलता है और ये हेट्रोजाइगस, ये तो एक्सपेरिमेंट में मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये खेत में तो नहीं नजर आएगा ना। तो F1 होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस है, ये टॉल प्लांट कैसा है, ये होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस क्या, इसका पता लगाने के लिए मुझे क्या करना है? टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस होता क्या, पहले ये समझते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि ये रेशियो मैं हटा दे रहा हूं। फिनोटाइप इसलिए नहीं हटा रहा हूं क्योंकि इसका यूज है यहां पर। मैं क्या करता हूं कि मेरे पास टॉल, एकदम यही एक्सपेरिमेंट में कॉपी कर रहा हूं, कैपिटल टी और डॉर्फ स्मॉल टी, इन दोनों के बीच क्रॉस कराएगा, और क्रॉस कराने के बाद मुझे मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, जो कि है टॉल। ये तो मुझे यहां दिखाई दे रहा है कि कैपिटल टी स्मॉल टी है F1, लेकिन मुझे अपने एक्सपेरिमेंट के समय गार्डन के अंदर या खेत के अंदर ही दिखाई नहीं देगा। वहां तो मुझे टॉल और डॉर्फ ही नजर आएगा। तो अब ये जो टॉल प्लांट है F1 में, ये होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस है, इसका पता लगाने के लिए मुझे इसका क्रॉस मैं ऐसे करा सकता हूं। F1 का क्रॉस या तो मैं डोमिनेंट पेरेंट के साथ करवा दूं या फिर रिसेसिव के साथ। अगर मैं F1 यानी बच्चे का क्रॉस पेरेंट से करा रहा हूं, अगर F1 या F2 में जो प्रोजिनी है इनका क्रॉस आप पेरेंट से कराते हैं, दिस इज नेम्ड एज बैक क्रॉस। ये दोनों क्या है? बैक क्रॉस। अब बैक क्रॉस दो तरह का, अगर F1 या F2 का क्रॉस डोमिनेंट से कराते हैं तो आउट क्रॉस, और रिसेसिव से कराते हैं तो टेस्ट क्रॉस। तो ये मुझे टेस्ट क्रॉस कराना है। टेस्ट क्रॉस का मतलब समझ में आया? अगर F1 या F2 का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से करवाइए। ध्यान दीजिए, F1 या F2 जनरेशन में जो बच्चे हैं उनका क्रॉस अगर पेरेंट से करा रहे हैं तो बैक क्रॉस, उल्टा जा रहा है ना, बैक क्रॉस। अगर डोमिनेंट पेरेंट से करा रहे हैं तो आउट क्रॉस, और रिसेसिव से करा रहे हैं तो टेस्ट क्रॉस। तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं। एग्जाम में आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आप तरीके सीख लीजिए। केवल तरीका यहां पर यह है कि मेरे पास है, जैसे मैं यहां लिखता हूं वायलेट फ्लावर, मैंने लिखा वायलेट फ्लावर, मैंने क्या लिखा? फिनोटाइप।
क्या आप मुझे इसका जीनोटाइप बता सकते हो? बता सकते हो? नहीं। जो बता सकते हो बताएं। बता सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये डोमिनेंट ट्रेट है। अभी आपने पढ़ा फ्लावर कलर में दो ट्रेट हैं, वायलेट एंड वाइट। तो मैंने वायलेट लिखा है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। और डोमिनेंट का फिनोटाइप अगर आपको बताया जा रहा है, डोमिनेंट का फिनोटाइप अगर बताया जा रहा है तो आप उसका जीनोटाइप नहीं बता सकते, कैलकुलेट करना होगा। कैसे? टेस्ट क्रॉस से। तो मैं यहां लिखता हूं फिनोटाइप नोन, फिनोटाइप मुझे दिया गया है, एंड जीनोटाइप अननोन। मुझे जीनोटाइप नहीं पता, यही तो पता लगाना है। अब ये जीनोटाइप दो तरह का हो सकता है। और अगर ये टॉल में यहां लिखता तो क्या होता? कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, या तो होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस। तो वैसे वायलेट भी होगा। इस वायलेट में भी दो कंडीशन हो सकती हैं, कैपिटल W या कैपिटल W स्मॉल w। और व्हाइट वाला क्या होगा? स्मॉल w। तो जो रिसेसिव पेरेंट है, रिसेसिव पेरेंट, इसका रिसेसिव पेरेंट क्या होगा? व्हाइट, मतलब स्मॉल w। तो एक बार मैं इस वायलेट को हेटेरोजाइगस और एक बार होमोजाइगस मान के क्रॉस कराऊंगा। किससे? रिसेसिव पेरेंट से। रिसेसिव पेरेंट से मुझे दो बार क्रॉस कराना पड़ेगा, होमोजाइगस एक बार मान के और एक बार हेटेरोजाइगस मान के, क्योंकि दो सिचुएशन हो सकती हैं। तो चलिए मैं मान लेता हूं कि वायलेट फ्लावर होमोजाइगस है। अब मैं इसका क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से करा रहा हूं, व्हाइट से। तो अब क्रॉस कराने के लिए मुझे क्या करना है? गैमीट। तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कितनी तरह के गैमीट? एक तरह, क्योंकि ये है होमोजाइगस। कौन सा गैमीट? स्मॉल w। कितनी तरह गैमीट? एक तरह, क्योंकि ये है होमोजाइगस, कैपिटल W। अब तो आप जानते हो क्या करना है, दोनों गैमीट फ्यूज होंगे और क्या बनेगा? कैपिटल W स्मॉल w। और क्या मुझे बता सकते हो ये कैसा होगा? ये कैसा है? वायलेट। क्योंकि जीनोटाइप पता है तो फिनोटाइप बता सकते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं रिजल्ट। रिजल्ट मुझे क्या मिला इस क्रॉस में? ऑल प्लांट्स आर वायलेट, ऑल आर, वायलेट या क्या लिख दूं? डोमिनेंट, क्योंकि 7 में से कोई भी कैरेक्टर दिया जा सकता है। तो वायलेट और व्हाइट पे मत ध्यान दीजिए, डोमिनेंट रिसेसिव पे ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर ये मैंने लिखा होता टॉल प्लांट तो ये क्या था? ऑल आर टॉल। तब इसका क्रॉस आप किससे कराते? स्मॉल टी से। होमोजाइगस कैपिटल टी मान के। अब एक बार इसको कैपिटल टी स्मॉल टी ले लिया और स्मॉल टी से क्रॉस करा दिए। चलिए देखते हैं कितनी तरह गैमीट? एक तरह के, स्मॉल w। कितनी तरह गैमीट? दो तरह के। कौन सा? कैपिटल W एंड स्मॉल w। दो तरह गैमीट, क्योंकि ये है हेटेरोजाइगस। अब यहाँ दो तरह के गैमीट, यहाँ एक तरह का गैमीट। अब एक बार इस गैमीट का फ्यूजन इससे हो जाएगा, इन दोनों का फ्यूजन हुआ, क्या बनेगा? कैपिटल W स्मॉल w। और एक बार इसका फ्यूजन इससे होगा तो स्मॉल w। ये देखिए, तो क्या आप रिजल्ट मुझे बता पाएंगे? ये वाला कैसा है? ये वाला वायलेट और ये वाला व्हाइट। कितने परसेंट वायलेट? 50%। और 50% व्हाइट। यहाँ पर 100% वायलेट है और यहाँ पर 50% वायलेट। मतलब मैं रिजल्ट क्या बनाता हूं? रिजल्ट है 50% आर डोमिनेंट
डोमिनेंट मतलब वायलेट। एग्जाम में इतना आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक भी लेटर इधर से उधर हुआ तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो मैं तरीके आपको बताता हूं कि आप कैसे आंसर करोगे 10 सेकेंड में। इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन निष्कर्ष। अगर ये आपको दिया जाएगा रिजल्ट एग्जाम में रिजल्ट दिया जाएगा और क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो रिजल्ट आपको दे दिया गया। अब अगर सभी डोमिनेंट हैं, ये रिजल्ट अगर सभी डोमिनेंट है तो आप देखिए कैसा प्लांट है, होमोजाइगस। तो इंटरप्रिटेशन क्या है, अननोन प्लांट इज होमोजाइगस। और अगर 50% डोमिनेंट है तो कैसा है, हेट्रोजाइगस। ये इंटरप्रिटेशन हेट्रोजाइगस। अब ये क्वेश्चन एक कैरेक्टर के लिए मैंने आपको समझाया। कौन सा कैरेक्टर, फ्लावर कलर के लिए। अब 7 में से कोई भी कैरेक्टर लिया जा सकता है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपसे एग्जाम में कि जो फ्लावर है उसकी पोजीशन, हमने फ्लावर की पोजीशन के लिए टेस्ट क्रॉस कराया। टेस्ट क्रॉस कराने पे हमें रिजल्ट मिला कि 50% फ्लावर एक्सियल पोजीशन के हैं। ठीक है, अब आपसे पूछेगा बताइए ये जो टेस्ट क्रॉस हमने कराया है ये हमें क्या बता रहा है, होमोजाइगस पेरेंट को या हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस। क्योंकि 50% एक्सियल और एक्सियल क्या है, डोमिनेंट। अगर आपसे क्वेश्चन में कहा कि सीड शेप के लिए मैंने टेस्ट क्रॉस कराया, सीड शेप के लिए, और टेस्ट क्रॉस में मुझे सारे सीड राउंड मिले, तो अननोन जीनोटाइप इज होमोजाइगस। अब आप क्वेश्चन देख के आंसर बता पाएंगे। केवल एक बात, आपको टेस्ट क्रॉस कभी करना नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें 2-3 मिनट लगेगा और इतना टाइम आपके पास नहीं होगा। तो आपको केवल इतनी बात ध्यान रखनी है, ऑल डोमिनेंट होमोजाइगस, 50% डोमिनेंट हेट्रोजाइगस। इससे टेस्ट क्रॉस के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आज करिएगा जरूर क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन नहीं करेंगे तो जेनेटिक्स नहीं आएगी। जेनेटिक्स में गैमेट बनाना क्वेश्चन, और क्वेश्चन सॉल्व करने में शुरुआत में टाइम लगेगा और बाद में आप चुटकियों में क्वेश्चन देख के, कहीं पेन नहीं चलाना पड़ेगा जेनेटिक्स में। अगर जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं ऐसे आपने कर लिया, एक पेन कहीं चलाने की जरूरत नहीं होगी पूरी जेनेटिक्स में। बस आपको तरीके आने चाहिए। अब इस कहानी को जो हम मैंने 15 मिनट में आपको एक्सप्लेन किया, 15 सेकेंड में आप ध्यान रख सकते हैं इस बात को। ऑल डोमिनेंट होमोजाइगस, 50% डोमिनेंट हेट्रोजाइगस। पढ़िए, फ्रॉम द प्रीसीडिंग पैराग्राफ्स, तेरे पिछले पैराग्राफ से इट इज क्लियर, ये बात साबित हो चुकी है, दैट though the genotypic ratios can be calculated using mathematical probability, तेरे जीनोटाइप का रेशियो हो मैथमेटिक्स से निकाल सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम से मैंने निकाल के दिखाया आपको। बाय सिंपली लुकिंग, ध्यान से पढ़िए, बाय सिंपली लुकिंग एट द फिनोटाइप ऑफ ए डोमिनेंट ट्रेट, तेरे डोमिनेंट ट्रेट के फिनोटाइप को देख के, ये डोमिनेंट ट्रेट है, इसका फिनोटाइप देख के आप इसका जीनोटाइप नहीं बता सकते, कैलकुलेट करना होगा। It is not possible to know the genotypic composition. That is, for example, whether a tall plant, डॉर्फ में तो कोई दिक्कत नहीं है, डॉर्फ में एक ही कंडीशन है, स्मॉल टी स्मॉल टी। टॉल में कंफ्यूजन, क्योंकि होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दो तरह का हो सकता है। At F1 or F2 has homozygous or heterozygous composition cannot be predicted. अंदाजा नहीं लगा सकते, कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, टेस्ट क्रॉस। टू देयरफॉर टू डिटरमाइन, ये पता लगाने के लिए, द जीनोटाइप ऑफ ए टॉल प्लांट एट F1 और F2,
Mendel crossed the tall plant from F1 or F2 with a dwarf plant. This he called a test cross. In a typical test cross, an organism showing a dominant phenotype is crossed with the recessive parent. अगले पॉइंट में ऐसा ही ब्रेन बूस्टर में द क्रॉस ऑफ F1 और F2 हाइब्रिड प्रोजेनी विद एनी ऑफ द पेरेंट इज कॉल्ड बैक क्रॉस. किसी के साथ भी हो, अब अगर डोमिनेंट के साथ है तो आउट और रिसेसिव के साथ है तो टेस्ट क्रॉस. पढ़ी. इफ ए हाइब्रिड प्रोजेनी heterozygous is crossed with homozygous recessive parent, it is called test cross, and when it is crossed with homozygous dominant parent, it is called out cross. तो चलिए जो फिगर आपको दिया गया उसको समझते हैं. फिगर में आपको टेस्ट क्रॉस दिखाया गया है, तो आप ज्यादा कुछ मत देखिएगा उसमें. आप दो बातें देखिए, रिजल्ट एंड इंटरप्रिटेशन, नतीजा और निष्कर्ष. तो पहले नतीजा पढ़ते हैं, रिजल्ट. क्या रिजल्ट आया? आप जो लिखा है वो नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे ऑल प्लांट्स आर डोमिनेंट, क्योंकि वायलेट क्या है यहाँ पर? डोमिनेंट. तो अब इसका इंटरप्रिटेशन पढ़िए. अननोन प्लांट इज होमोजाइगस. क्लियर. अब दूसरे वाले का रिजल्ट पढ़िए. क्या लिखा है? हाफ of the plants are dominant and half of the plants are recessive. और अब इंटरप्रिटेशन पढ़िए. अननोन प्लांट इज हेट्रोजाइगस. तो कुछ बात समझ में आ रही है? ऑल डोमिनेंट देन होमोजाइगस, 50% डोमिनेंट हेट्रोजाइगस. कहानी खत्म टेस्ट क्रॉस. यही टेस्ट क्रॉस है 2 लाइन में, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा कि आप इतना सॉल्व कर पाएंगे, और जरूरत भी नहीं इसकी. आप केवल देख के आंसर कर पाएंगे. आप क्वेश्चन करिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा टेस्ट क्रॉस का. चलिए अब आते हैं लॉस पर. ये जो क्रॉस आज आपको मैंने सिखाया है, ये है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ये वाला. ठीक है. मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पे मेंडल ने 2 नियम दिए. पहला जो नियम है, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस. फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस. हिंदी में अगर आपने पढ़ा होगा, प्रभाविकता का नियम. और दूसरा नियम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक एक में एक्सप्लेन करता हूं. पहली चीज, मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पे 2 नियम दिए. पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बताता, पहले मैं आपको बताता हूं. 3 चीजें. पहला, फैक्टर्स कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाई. आप बताइए. कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाई जीन. और मेंडल जीन के बारे में जानते थे? नहीं. तो फैक्टर, बस हो गया, एक चीज आ गई कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाई फैक्टर. डिस्क्रीट यूनिट, डिस्क्रीट मतलब स्वतंत्र. डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स, एंड दिस फैक्टर्स आर नाउडेज कॉल्ड जीन्स. एक बात हो गई. दूसरी बात ये कहा गया, फैक्टर अकर्स इन पेयर्स. पेयर्स क्या कहते हैं इस पेयर को? एलीलिक पेयर, मतलब जीनोटाइप. एलीलिक पेयर्स कितनी तरह के? 3. कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी. खत्म. तीसरी बात, मतलब मैं कुछ नया नहीं बताऊंगा आपको, मैंने आज जो सिखाया मैं वही रिपीट कर रहा हूं केवल. In a dissimilar pair, क्या समझे? Heterozygous. In a dissimilar pair, one allele
डोमिनेट, वन एलील डोमिनेट द अदर, जो डोमिनेट करता है वो डोमिनेंट और जिस पे करता है वो रेसेसिव, खत्म। यही लॉ ऑफ डोमिनेंस है। अच्छा, अब खास बात, अगले लेक्चर के लिए मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। अगले लेक्चर में जो एक पॉइंट मैं आपको डिटेल में एक्सेप्शन के रूप में पढ़ाऊंगा, क्योंकि बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन। लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़े, फिर अभी इसका एक्सेप्शन आ जाएगा। 3 एक्सेप्शन में पढ़ाऊंगा लॉ ऑफ डोमिनेंस के, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, फिलियोट्रॉपी। तो उस बात को समझने के लिए ये बात आपको ध्यान रखनी, कौन सी देखी, expression of only one trait at F1 and both at F2। ये बात समझ में है कि F1 में केवल एक ट्रेट एक्सप्रेस होती, कौन सी, डोमिनेंट, और F2 में दोनों, कौन सी, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। कौन बताता है ये बात, कौन बताता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको एक्सप्लेन करता है कि क्यों F1 में एक ट्रेट नजर आती है और F2 में दोनों। दूसरी बात आप देखिए, F2 जनरेशन में, ये मैंने क्यों छोड़ रखा है इसीलिए, F2 जनरेशन में फिनोटाइप का रेशियो कितना आया, 3:1। ये बात कौन एक्सप्लेन करेगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। फिनो, और यहीं से अगला टर्न आपका शुरू होगा, इसी पॉइंट से। तो इसका मतलब ये है कि अगले लेक्चर में भी हम मोनो हाइब्रिड को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, एक्सेप्शन को। और एक्सेप्शन समझने के लिए ये बातें आज वाली आनी चाहिए आपको। अगर ये आप पढ़ के अगले टर्न पे नहीं आएंगे तो कुछ नहीं आएगा आपको, क्योंकि ये पॉइंट, इस पॉइंट पे अगले टर्न की पूरी कहानी बेस्ड होगी। फिनोटिपिक रेशियो एट F2 इज 3:1। ये बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा। ये तो आप सभी जान रहे हैं कि F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो 3:1। इस बात को कौन साबित करता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये ध्यान रखनी है, दो बड़ी बात, और ये सबसे बड़ी बात, F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो कितना है, 3:1। दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसमें कुछ नहीं है। एक बात, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है एलियल्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, एलील की कभी भी ब्लेंडिंग नहीं हो सकती, पहली चीज। दूसरी बात, गैमेट्स आर नेवर हाइब्रिड। गैमेट में एक जीन का केवल एक एलील जाएगा। दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब डिसजंक्शन, एनाफेज फर्स्ट। तो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। आपसे एग्जाम में पूछा गया कि एक गैमेट में एक जीन का केवल एक ही एलील होता है, ये कौन एक्सप्लेन करता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में 3:1 का रेशियो आता है, कौन एक्सप्लेन करता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। गैमीट कभी भी हाइब्रिड नहीं हो सकते, कौन एक्सप्लेन करता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। गैमीट हाइब्रिड क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डिसजंक्शन हो जाता है एनाफेज फर्स्ट में, और गैमीट मियोसिस से ही बनते हैं। तो मियोसिस फर्स्ट में जाना पड़ेगा आपको, और मियोसिस फर्स्ट में जाएंगे तो डिसजंक्शन हो जाएगा। डिसजंक्शन होंगे तो मेंडेलियन फैक्टर अलग हो जाएंगे, और अलग हो जाएंगे तो कभी एक गैमीट में साथ में नहीं जा पाएंगे। अब मुझे ये बताइए कि जो मेंडल के दोनों नियम हैं, ये किन ऑर्गेनिज्म पे एप्लीकेबल होंगे, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग या एसेक्सुअल? किस पे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वालों पर। क्यों? क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन होगा तभी आप F1 में जाओगे, और फर्टिलाइजेशन हो रहा मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि
कि मेंडल के नियम अमीबा पर एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि अमीबा में बाइनरी फिशन है जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म पर एप्लीकेबल है।